जी मत मारो प्लीज ताई जी, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं खाऊंगी केक, मुझे माफ कर दो। सच्ची में ताई जी मत मारो। तूने केक खाया तो खाया कैसे? पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? आज सारा दिन भूखी मर, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। माँ आप कहाँ चली गई हो? कहाँ चली गई हो मुझे छोड़ के? माँ देखो ना, बहुत दुख रहा है। माँ ताई जी ने मुझे बहुत मारा। अनिका फिर अपनी मम्मी की तस्वीर हाथ में लेकर रोते रोते वहीं जमीन पर सो गई। पर उस जालिम ताई को तो घंटा फर्क नहीं पड़ा इन सब से। मेरी राजकुमारी, मेरी राज दुलारी, मम्मी की प्यारी, पापा की पड़ी मेरी बेटी अनिका है। नीता, कौन है? अरे अमित, हम हैं। अंदर आइए। यहाँ क्यों खड़े हैं भाई साहब? अरे वाह, आओ और बताओ कैसे आना हुआ? आप सब बात करिए, मैं तब तक चाय बना के लाती हूँ। अरे नीता, पहले पानी तो दे दो। जी अभी लाई। वो अमित, मैं आपके पास किसी जरूरी काम से आया हूँ। हाँ बताओ ना, यूं संकोच मत करो भैया। अमित, मुझे 25 लाख रुपए की जरूरत है। क्या कहा? 25 लाख? हाँ अमित, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और मुझे नहीं पता था कि कंपनी डूब जाएगी। और अमित, बैंक ने कुर्की के आदेश दे दिए हैं, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अमित प्लीज मेरी मदद करो। अमित ने ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि वो अपने भाई पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। अमित ने उसी टाइम 25 लाख का चेक काटकर सुभाष को दे दिया। चेक लेते टाइम कविता और सुभाष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी जिसे नीता ने महसूस की। पर अमित की नजर तो तभी अनिका पर थी क्योंकि अमित का तो लंबा चौड़ा बिजनेस था, उसे वो नीता के साथ मिलकर चला रहा था, जिससे सुभाष की पत्नी यानी कविता बहुत जलती थी। रिश्ते के नाम पर अमित का यही एक भाई और उसके बीवी थे और नीता का भी यही हाल था। उसके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे और ना ही उसका कोई बहन भाई था। 25 लाख रुपए अमित के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन अनिका, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रही हो ताई जी? हाँ मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। कार इतनी गहरी खाई में गिरी है कि कुछ भी ढूंढना मुश्किल है बेटा। ताई जी मुझे बहुत डर लग रहा है। ताई जी आप मत जाओ ना, यही रह जाओ ना मेरे पास। आज 13वीं के बाद कविता और सुभाष अपने घर जाने वाले थे तो अनिका ने उनको रोक लिया। तभी वहां वकील साहब आते हैं। वो अमित के बहुत ही खास फ्रेंड्स थे। वकील साहब कविता और सुभाष को नीता और अमित की वसीयत के बारे में बताते हैं। वसीयत की बात सुनकर कविता और सुभाष एकदम से चौंक जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? I mean, अनिका तो भी छोटी है। हाँ अभी अनिका छोटी है तो सारी प्रॉपर्टी की देखभाल मेरे सुपुर्द कर दी गई है और अनिका के 18 साल के होने के बाद अनिका ही सारी प्रॉपर्टी की मालकिन होगी और शादी के बाद उसके बच्चे इस सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे। इस बीच अगर अनिका को कुछ होता है तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दी जाएगी। नहीं वकील साहब, इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनिका तो हमारी बेटी है। हाँ
हाँ वकील साहब। कविता और सुभाष दोनों को वकील साहब की बात सुनकर धक्का तो बहुत जोर का लगा, पर ऊपर से वो ऐसा दिखा रहे थे कि उन्हें इस वसीयत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ओ अनिका, तू अभी तक उठी नहीं क्या? जरा टाइम तो देख। अब जल्दी से उठकर पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दे। अब ऐसे क्या घूर रही है? जाकर जल्दी से काम कर। अब आए दिन अनिका पर कविता का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ना तो वो अनिका को ढंग से खाने को देती थी और ना ही उसका ध्यान रखती। कविता इस मासूम बच्ची से पूरे घर का काम करवाने लगी थी। अब तो कविता उसका स्कूल जाना भी छुड़वाने की फिराक में थी, पर वकील साहब के कारण ये संभव कहाँ होने वाला था। आज दोपहर में अनिका को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वो रसोई में जाकर अब फ्रिज से केक निकालकर खाने लगी। इतने में कविता वहां आ गई और अनिका को केक खाता देख उसकी खूब जोरों से पिटाई कर दी। बस कविता, बस और कितना कितना अपने सर पर पाप चढ़ाओगी? बिन बाप की बच्ची का क्या हाल कर दिया। तुम्हारे साथ साथ मैं भी पागल हो गया था। अब और नहीं, अपने छोटे भाई की आखिरी निशानी को अब मैं नहीं खो सकता हूं। कविता शायद इसीलिए हमारे कोई औलाद नहीं है, और तुम्हारी वजह से मेरे भाई की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ओहो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बड़ा प्यार आ रहा है। और ये प्यार तब कहा था जब तुम अपने भाई की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। माँ, तुम कहाँ चली गई हो? अगर तुम मुझे फंसाओगे तो तुम भी बच नहीं पाओगे। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुप रहो। मैं जैसा कह रही हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हें भी खत्म करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। कविता की बात सुनकर सुभाष तो आज ठगा सा रह गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये औरत उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगी। जब कविता और सुभाष दोनों में बहस हो रही थी तो अनिका ने उनकी सारी बातें सुन ली और वो इतना डर गई थी, बिना सोचे समझे वो घर से भाग गई। जब बहुत देर तक अनिका की कोई आवाज नहीं आई तो कविता का ध्यान गया। उसने पूरे घर में अनिका को ढूंढा, पर अनिका कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ओ, सुनते हो? अनिका नहीं दिख रही है। लगता है भाग गई वो। हेलो अजय, कहाँ था? मैं कितनी देर से तुझे फोन लगा रही थी। अरे क्यों परेशान हो बहना? जमीन धंस गई कि आसमान फट गया? अरे वो अनिका भाग गई। भाग गई? कैसे? वो सब छोड़, उसे ढूंढ, नहीं तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी चली जाएगी और हमारा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। अंधेरी रात में अनिका बेतहासा दौड़ रही थी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। पूरी सड़क सुनसान थी, बस कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। तभी 2-3 आवारा लड़कों की नजर दौड़ती हुई अनिका पर पड़ी। ए देख यार, क्या माल जा रही है। आज तो मजे की रात गुजरने वाली है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? इतनी रात गए। अरे ओ लड़की, चल अपने अड्डे पर। मुझे छोड़ दो प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दो। देख साली भाग रही है, पकड़ उसे। अब अगले दिन अनिका को होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। मैं यहाँ कैसे आई? फिर कुछ देर बाद एक 18 साल का लड़का जिसका नाम हरस सिंघानिया है, डॉक्टर के साथ वो वहां अनिका के पास आता है।
बेटा सही समय पर इस बच्ची को ले आए, वरना तो वरना क्या डॉक्टर? नहीं तो ये सदमे में चली जाती। लेकिन अब ठीक है, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना अंकल? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, बस वीकनेस ज्यादा है। लगता है कि कई दिन से इस बच्ची को खाना नहीं मिला है, शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। अनिका की ये हालत देखकर हर्ष को बहुत पीड़ा होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर्ष जैसे ही अनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरता है। छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? मिस्टर रुद्रांश, आपको इस बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करनी होगी, क्योंकि इस बच्चे के तन से ज्यादा मन पर घाव हैं, जिन्हें भरने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। डॉक्टर अंकल, इसे घर कब तक ले जा सकते हैं? आप अभी ले जा सकते हैं, तब तक मैं डिस्चार्ज के पेपर तैयार करता हूँ। सिस्टर, सिस्टर, प्लीज जरा आप इधर आएंगी? प्लीज सिस्टर, आप ये ड्रेस अनिका को पहना दोगी? फिर थोड़ी देर बाद नर्स हर्ष को आवाज देती है। हर्ष अनिका को देखकर हैरान रह जाता है। अनिका इतनी मासूम लग रही थी, जैसे ओस में भीगा हुआ सफेद गुलाब का फूल हो। अनिका हर्ष को देखकर इतना डर जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि एक भयभीत हिरनी किसी शेर को देखकर डर रही हो। अब तो हम दोस्त बन सकते हैं। आपका नाम क्या है गुड़िया? अनिका। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। अच्छा, मेरे साथ घर चलोगी? हाँ। अरे हर्ष, ये लड़की कौन है बेटा? तू एक काम भी ढंग से नहीं कर सकता है अजय? एक काम दिया था, तू वो भी नहीं कर पाया। बस आवारागर्दी की आदत हो गई है तुझे तो। आसमान निगल गया या धरती खा गई, एक जरा सी बच्ची नहीं खोज पाए। साले, लानत है तेरे पे, बड़ा डॉन बना फिरता है। अरे बहना, बहना थोड़ा दिमाग में ठंड रख, वरना जल के राख हो जाएगा। जाएगी कहाँ लौंडिया बचकर हमसे? तू चिंता न कर बहना, बहुत जल्दी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तेरे सामने होगी। अपने आदमी चारों ओर लगा दे और अनिका को बस जल्दी से मेरे पास ला दे, समझा? एकदम अहू बहू, वैसी ही शक्ल, वैसी ही मासूमियत, वैसा ही अंदाज। माँ, मगर मैं गलत तो नहीं हूँ? माँ, आप भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बेटा। आप कहना क्या चाहती हो माँ? आप क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले मुझे ये बता, ये लड़की तुझे कहाँ मिली हर्ष? और फिर हर्ष एक एक करके सरला जी को वो सारी बातें बता देता है कि अनिका उसे कहाँ और कैसे मिली। बेटा, आपका नाम क्या है? मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। आप रेस में गोल्ड मेडल जीती हो, आप वही हो ना? जी आंटी। सरला, बाद में सवाल कर लेना, पहले इसे खाना तो खिला दो और आराम करने दो। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं भी कितनी पागल हूँ कि मैं अनिका को देखकर सब भूल गई। ओहो दादी, ये वही अनिका सिंह बंसल हैं जिसने आज से 2 साल पहले गोल्ड मेडल जीता था, जिसके न्यूज चैनल पर बहुत चर्चे चल रहे थे। दादी, मैं तो भूल ही गया था।
ताई जी, मत मारो। ताई जी, मत मारो। अंकल मुझे छोड़ दो प्लीज। अंकल लग रही है। मम्मी बचाओ। हे भगवान, इस फूल सी बच्ची की क्या हालत हो गई है। अनिका, क्या हुआ? बोलो। मुझे लगता है बेटा, अनिका सो गई। कविता, अगर अनिका को कुछ भी हुआ ना, बता दे रहा हूँ, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। और कहाँ है तुम्हारा लफंडर भाई जिसके बड़े कसीदे पढ़ती हो? बड़े शान से कह रही थी कि अजय ढूंढ निकालेगा अनिका को। मर जाए वो नास मिटी, अच्छी हड्डी गले में अटकी है। और ये तुम क्या बात बात पर मुझे धौंस देते हो? अगर तुमने ज्यादा चू चप्पड़ करी ना, तो तुम जानते हो ना कितनी खतरनाक हूं मैं। कल की मरती आज मर जाए मेरी बला से। बस कविता, बस। अब बहुत हो चुका। आगे एक और शब्द नहीं, वरना मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें इस घर से बाहर फेंकने में। अब मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगा अपनी अनिका को। हाँ हाँ, तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं खुद ही ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और ये थप्पड़ तो मैं हमेशा याद रखूंगी। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। भाई प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। जरा सा पैसों के लालच में अंधे होकर मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया भाई। माफ कर दो प्लीज अपने इस कमीने भाई को। गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी नहीं, माँ बोलो बेटा। माँ, बहुत डर लगता है मुझे। क्या हुआ बच्चा? क्यों इतना रो रहा है? अच्छा, अपनी माँ को तो सब बताओगी ना? और रात में तुम क्या कर रही थी बेटा कि ताई जी मत मारो, ऐसा कुछ? फिर अनिका ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कहानी बताई। और वो ये भी बताई कि उसके ताऊजी और ताईजी ने उसके मम्मी पापा को मारा था। और ये सुनकर वो डर कर घर से भाग गई। और रास्ते में कुछ आवारा लड़कों ने उसे पकड़ लिया। वो उनसे बचकर भाग रही थी और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। अनिका जब ये सब बातें बता रही थी तो हर्ष गेट के पास खड़ा उसकी सारी बातें सुन रहा था। हर्ष का अंग अंग फड़क रहा था अनिका की बातें सुनकर। उसे गुस्सा तो बहुत तेज आ रहा था अनिका के ताऊजी और ताईजी पर कर भी तो क्या सकता था। सरला, अब लगता है कि अपनी फैमिली पूरी हो गई। सच कह रहे हैं आप? लगता है जैसे इस घर में रौनक आ गई हो। हर्ष, ओ हर्ष बेटा, जा अनिका को कहीं घुमा ला। जब से आई है तब से कहीं घूमने भी नहीं गई है। ओके माँ, पर अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओके, फिर शाम को अनिका को ले जाऊंगा। हरी, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर घूमने जाना है हमें। माँ दादी, आप दोनों भी हमारे साथ चलो ना प्लीज। नहीं अनिका, आप दोनों जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हरी चलो ना, आइसक्रीम खाए। हर्ष, हम सोच रहे हैं कि अनिका को पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल भेज दिया जाए। और वैसे भी
यहाँ अनिका की जान को खतरा है। पर माँ, अनिका अकेले कैसे रहेगी? गुड मॉर्निंग अनिका। गुड मॉर्निंग हरी। कैसा है मेरा प्यारा सा बच्चा? अच्छी हूँ माँ। चलो अनिका, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। आज हम सब कहीं जा रहे हैं। माँ, एक बार और सोच लीजिए। रह पाएगी अनिका यूं अकेले? हर्ष, बात केवल अनिका की सुरक्षा की ही नहीं है, उसके फ्यूचर की भी है। इसलिए हमें थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करना होगा और यही एक तरीका है। सब सही होगा, हम पर विश्वास करिए। हेलो सर। हेलो मैम। हर्ष, तुम एक काम करो, अनिका को पूरा स्कूल दिखा दो। हाँ बेटा, तब तक हम सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देते हैं, फिर हमें निकलना भी है। अनिका, पसंद आया आपको अपना नया स्कूल? हरी, आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अनिका, तुम्हें पढ़कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है ना। अरे वकील साहब, आप, बहुत दिन हुए अनिका बिटिया को देखा नहीं था, तो सोचा कि उससे मिल लूं। वैसे कहाँ है अनिका बिटिया? नजर नहीं आ रही है कहीं। वकील साहब, वो दरअसल अनिका। अनिका बेटा, कहाँ हो तुम? आज तो संडे है मिस्टर सुभाष, अनिका का स्कूल भी नहीं है, तो फिर अनिका कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुभाष, क्या बात है? तुम मुझे सच सच बताओ। वकील साहब, मेरी वाइफ ने अनिका को एक दिन। हद है सुभाष, इतना कुछ हो गया, तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। न जाने किस हाल में होगी वो बच्ची। अरे तुम इंसान हो या कसाई? अच्छा, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? नहीं वकील साहब। क्या? फिर सुभाष और वकील साहब दोनों पहुंचे पुलिस स्टेशन अनिका की रिपोर्ट लिखवाने। अच्छा अनिका बच्चा, अब हम चलते हैं। जी माँ। माँ, आपके बिना मुझे यहाँ मन नहीं लगेगा। चुप चुप बच्चा, बस करो, अब नहीं रोते हैं। अनिका भले ही सरला जी की बेटी तो नहीं थी, पर वो हर्ष से भी ज्यादा प्यार करती थी। पता नहीं नीता और अमित ने कौन से कर्म में भला अच्छे कर्म किए थे। हरी, आप भूल मत जाना मुझे, और फोन पर बात जरूर करना। करोगे ना? अनिका, अब चलो अपने रूम में। हर्ष अनिका को जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक अनिका उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। हर्ष का तो बिल्कुल भी मन नहीं था अनिका को छोड़कर जाने का। चले बेटा। हाँ अनिका, मेरा मतलब माँ, चलिए। अनिका, ये तुम्हारा सामान रूम में शिफ्ट कर दिया है, एक बार चेक कर लो। और हाँ, किसी भी चीज की दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और हाँ, अभी तुम्हारी रूममेट अपने होम टाउन गई है, 4-5 दिन में आ जाएगी। ओके, तब तक अकेले ही रहना होगा, और रात में रूम का गेट अच्छे से बंद कर लेना। अनिका तो बस अपने रूम को ही देखे जा रही थी,
क्योंकि अगले कुछ सालों तक ये रूम अनिका की दुनिया होने वाला था। और अचानक ही अनिका को बहुत तेज रोना आने लगा। अरे, लगता है तुम नई हो इस हॉस्टल में, तभी इतना रो रही हो। अभी बुरा लगेगा, बट फिर आदत हो जाएगी। वैसे मेरा नाम प्रियल है, और तुम्हारा नाम क्या है? अनिका। वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दोस्त बनोगी मेरी? मुझसे दोस्ती करोगी? प्रियल, तुम्हारा फोन आया है। अच्छा, मैं बाद में आती हूँ। और फिर रात का खाना भी प्रियल और अनिका ने साथ ही खाई। ऐसे ही दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। अब तो प्रियल से बात करके अनिका को बहुत अच्छा लगने लगा था। ओके अनिका, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अनिका को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा था। अनिका को सबकी याद भी आ रही थी। दादी, घर कितना खाली खाली लग रहा है अनिका के बिना। दादी, आज मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ क्या? अरे मेरा बच्चा, ये भी कोई कहने की बात है क्या? मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी अनिका के बिना नींद तो आने से रही। कम से कम दोनों दादी और नाती मिलकर बातें करते करते सो जाएंगे। अनिका! क्या हुआ हर्ष? कोई डरावना सपना देखा क्या? बोलो बेटा। दादी दादी, अनिका जरूर किसी मुसीबत में है। हर्ष, ये तुम्हारा वहम है बेटा। अभी तो अनिका सो रही होगी, सुबह बात करेंगे ना। तू अभी सो जा। नहीं नहीं दादी, सच में अनिका किसी मुसीबत में जरूर है। मैं अभी प्रिंसिपल अंकल को फोन करता हूँ। हर्ष बेटा, रात के 3 बज रहे हैं। दोस्त बचाओ, जल्दी आओ। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरी भतीजी का? भतीजी? कौन भतीजी? हाँ मेरा मतलब अनिका का, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी थोड़े समय पहले लिखवाई थी। अरे भाई, मिल जाएगी तो बता देंगे। हम थोड़ी ना रख लेंगे तुम्हारी भतीजी। खुद तो संभाल कर अपने बच्चों को रखते नहीं हो, और फिर हमारे कान खाते हो। और हाँ, ये बार बार फोन करना बंद करो। कहाँ ढूंढे अनिका? बस बेटा, सिर्फ एक बार मिल जाओ। वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे बहना, तू कब तक यूं उदास बैठी रहेगी? और रही बात जीजा की, तो बहना चिंता मत कर, उन्हें तो मैं देख लूंगा। और फिर तुझे तो मालूम है ना अपने भाई का। क्या रे पिंटू, उस चिरैया का कुछ पता चला? डॉक्टर, ये अनिका को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, जहर तो हमने निकाल दिया है, पर क्या डॉक्टर? अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए क्रिटिकल है। डॉक्टर प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे अनिका के पास जाने दीजिए। मिस्टर हर्ष, पेशेंट अभी होश में नहीं है, कंडीशन क्रिटिकल है। हम आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर प्लीज, आप मना मत कीजिए। मुझे सिर्फ एक बार अनिका से मिलने दीजिए। नो का मतलब नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? जाने दो उसे, मिल लेने दो। जो कि सीनियर डॉक्टर और इस मेडिकल कॉलेज के एचओडी भी थे, और हर्ष के पापा के जानने वालों में से भी थे। पर सर, अनिका आंखें खोलो। अनिका, तुम मुझसे ऐसे बात करना नहीं छोड़ सकती हो। अनिका, अपने दोस्त से बात नहीं करोगी? अनिका, अब मैं तुम्हें अपने से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा।
बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए अपनी आंखें खोल दो अनिका। अनिका प्लीज। सर, आप ये कुछ मेडिसिन्स लेकर आइए। फिर लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर सिंघानिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अनिका की बॉडी अब रिस्पॉन्ड कर रही है और रिकवर हो रही है और अनिका को होश आ गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लगभग 1 हफ्ते बाद अनिका डिस्चार्ज होकर वापस सिंघानिया विला आ गई। हर्ष खुद अनिका की दवाइयाँ और उसके खाने का ध्यान रखता था और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी देखता था। हर्ष का भी एग्जाम आने वाले थे तो वो भी अनिका के कमरे में रहकर ही अपनी स्टडी करता। माँ, आपको याद है ना, हमें आज गोद बढ़ाई के फंक्शन में जाना है, मिस्टर मल्होत्रा के यहाँ। उनके बेटे की शादी में तो नहीं जा पाए थे, पर उनकी बहू की गोद भराई में भी जाना ही पड़ेगा, वरना वो बहुत बुरा मान जाएंगे। और उन्होंने तो आपको और हर्ष को स्पेशली बुलाया है। मम्मी, आप सब चले जाओ और अनिका के पास मैं रुकूंगा। वैसे भी मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो मैं वैसे भी नहीं जाता। पक्का बेटा, तुम अच्छे से अनिका का ध्यान रख लोगे ना? हाँ मम्मी। और फिर दादी जी, सरला जी और मिस्टर सिंघानिया तीनों चले जाते हैं। हर्ष अनिका को खाना खिलाकर दवाई देकर सुला देता है और अपनी पढ़ाई करने बैठा ही था। तभी हेलो दादी, कैसे हुआ दादी? आप सब ठीक तो है ना? डॉक्टर, अब मम्मी पापा कैसे हैं? सॉरी बेटा। क्या डॉक्टर? उस रात जब हर्ष अपनी दादी से बात कर रहा था तो एकदम से फोन कट गया। दरअसल एक बहुत तेजी से रोंग साइड से आते हुए ट्रक से मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयंकर था, हर्ष के पापा और मम्मी ने वहीं पर दम तोड़ दिए, पर दादी को बहुत कम चोटें आई थी। मिस्टर सिंघानिया की मौत के बाद हर्ष के सामने कई सारी चुनौतियां आ गई थी। एक दादी ही तो थी जो मजबूती से हर्ष का हाथ थामे खड़ी थी। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी हर्ष की दादी, लेकिन हर्ष को लगातार हिम्मत दे रही थी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया का देश विदेशों में जगह जगह काफी बड़ा बिजनेस फैला हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी अब हर्ष के कंधों पर आ गई थी। हालांकि हर्ष MBA का स्टूडेंट है, पर उम्र अभी महज 18 की होगी। हर्ष अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पापा का भी बिजनेस देख रहा था। हालांकि हर्ष अपने पापा के साथ कई बार उनकी फोन मीटिंग में उनके साथ जा चुका था, पर इस समय वो बिल्कुल अकेला था। दादी, आपने बुलाया? बेटा, मैं सोच रही थी अब तेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अनिका को वापस हॉस्टल भेज दिया जाए। हर्ष, ये अनिका के भले के लिए ही मैं कह रही हूँ, पर हम अनिका पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे और अब अपने घर का माहौल भी अच्छा नहीं है बेटा। दादी की बात सुनकर हर्ष सोच में पड़ गया। आखिर दादी सही तो कह रही है। कितनी सारी चीजें एक साथ ही बदल चुकी थी। पापा रहे नहीं तो पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी, पढ़ाई, आखिर इतनी चीजों के बीच में अनिका को कैसे देख पाएगा? और फिर अनिका के भी तो फ्यूचर का सवाल था। हरी, मुझे नहीं जाना, प्लीज मत भेजो। मुझे आपके पास ही रहना है। वहाँ हॉस्टल में डर लगता है मुझे। ये तो हर्ष का ही जी जानता था कि वो कैसे अनिका को अपने से दूर कर रहा था। जब अनिका बहुत जिद करती और हर्ष का हाथ भी नहीं छोड़ रही थी, तो हर्ष ने बेबसी में अनिका को एक थप्पड़ मार दिया। अनिका, अगर तुम ऐसे ही रोगी और जिद करोगी तो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और कभी भी बात नहीं करूंगा। ठीक है हरी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, पर आप मुझ पे गुस्सा मत होना। मैं यहाँ हॉस्टल में भी रह लूंगी।
हर्ष को भी बहुत तेज रोना आता है, पर वो अनिका के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर गोगल्स डाल लिए। सुभाष, अनिका की कुछ खबर मिली? सुभाष, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं और हो सकता है कि मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन तुम्हें जैसे ही कुछ खबर मिले तो तुम तुरंत ही इन्फॉर्म करना। मैं भी अपनी तरफ से अनिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इधर अजय अपने आदमी चारों तरफ लगा देता है अनिका को ढूंढने के लिए। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। एक 18 साल का मस्तीखोर लड़का अब द हर्ष सिंघानिया बन चुका था। लोगों के लिए तो हर्ष सिंघानिया एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, और जो बहुत ही एरोगेट और एटीट्यूड से भरा इंसान था, जो वक्त का बहुत ही पाबंद और अनुशासित इंसान था। लड़कियां तो हर्ष के लिए पागल ही थी। बिजनेस मैगजीन में फ्रंट कवर पर हर्ष की हॉट फोटोज ही छाई रहती थी। न जाने कितने सारे बिजनेस अवार्ड अब तक हर्ष को मिल चुके थे, और जो नहीं बदला था वो ये था कि आज भी हर्ष का दिल अनिका के लिए वैसे ही धड़कता था जैसे आज से 8 साल पहले। बाहर से कड़क दिखने वाला हर्ष आज भी अपनी दादी के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाता था। इन 8 सालों में हर्ष ने बहुत ही उतार चढ़ाव देखे थे। इन 8 सालों में अनिका भी मुश्किल से 3 से 4 बार ही घर आई थी, लेकिन वो भी हर्ष से एक बार भी नहीं मिल पाई थी। फिर कब तक नहीं मिलेगा अनिका से? दादी, मैंने अनिका पर हाथ उठाया था ना उस दिन, उसकी ही सजा मैं अपने आप को दे रहा हूँ। और मैं कैसा दोस्त हूँ उसका कि जब उसे मेरे साथ की जरूरत थी तब मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया। हर्ष, 8 साल हो गए। 8 साल बहुत होते हैं बेटा। इन 8 सालों में तुम एक बार भी अनिका से नहीं मिले हो। बस हर बार उसकी फोटो देखते रहते हो। आज तो हर्ष को अनिका की बहुत याद आ रही थी। वो टेरेस पर बैठे बैठे अनिका की फोटो लेकर उसे याद कर ही रहा था। जब इतना प्यार करते हो तो क्यों नहीं मिलते हो हर्ष? ऐसी कैसी जीत पाल ली है तुमने बेटा? आखिर किस बात पर गुस्सा हो हरी? हेलो अनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू दादी। दादी देखो ना, आज भी हरी नहीं आए, हमसे इतना नाराज है। दादी उन्हें हमारी याद भी आती है कि नहीं? हमारे जन्मदिन पर नहीं आते, बस गिफ्ट भेज देते हैं। दादी उनसे कह देना अगर वो नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए उनसे नाराज हो जाऊंगी। बेटा हर्ष, तुझसे कभी नाराज हो सकता है क्या? बस अब तेरा दोस्त बहुत बिजी हो गया है। इतने बड़े बिजनेस के कारण वो आधे से ज्यादा समय विदेश में ही रहता है। अनिका बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम जिंदा हो भी या नहीं। 8 साल हो गए हैं बेटा। अब तो तुम्हारे आने की उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लगता है तेरी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी तो भगवान के पास चली गई। हमने हर जगह देखा पर वो नहीं मिली। अब तो उसकी सारी जायदाद मिलने से रही और अब मैं शादी कर रहा हूं। तेरी भतीजी तो जाने कहां गई। फालतू फोकट उसका इंतजार किया तेरे कारण और अपने इस जवानी को बर्बाद किया। और हाँ, तू भी जीजा के पास चली जा, चैन से अपनी गृहस्थी देख। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं तेरे जैसे भूखड़ को खिलाने के लिए। नहीं, कोई कुछ भी सोचे, पर मुझे पक्का यकीन है
कि अनिका जिंदा है। अभी तो मुझे उससे पूरा हिसाब करना है। अब लगता है कविता के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अनिका, हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। और हाँ, ये तुम्हारा गिफ्ट। अनिका गिफ्ट ले लेती है और उसे मालूम था कि ये गिफ्ट उसके दोस्त ने ही भेजा है। गिफ्ट भेज देते हो मगर खुद नहीं आते। प्रियल, मैं काम करती हूँ। हरी से मुझे नो नो अनिका, नो। पागल है तू। अगर प्रिंसिपल सर को पता चलेगा ना, सोचा है ना क्या होगा। देख, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। प्रियल अनिका की सबसे अच्छे वाली फ्रेंड थी तब से जब अनिका पहली बार हॉस्टल आई थी। ये तो दोस्तों आपने अभी तक देख ही लिया होगा। अनिका के मन की हर बात प्रियल को पता थी। अनिका इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रियल को तो हर बात के लिए तैयार कर ही लेती थी। अनिका, एक बार और सोच ले। देख अनिका, एक बार और सोच ले। यार, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। तू इतना भी नहीं करेगी अपनी अनिका के लिए? चल ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जन्मदिन तेरा है और सरप्राइज भी तू ही देगी। यार, तेरे दोस्त को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार भी तुझसे मिलने के लिए नहीं आया और तू उससे मिलने के लिए और उसको सरप्राइज करने के चक्कर में चोरी से हॉस्टल से भाग रही है। ओ गॉड, पता नहीं किस टाइप का प्रेम है तुम दोनों के बीच। देख प्रियल, अगर हम बता कर जाएंगे तो हम कभी भी अपने दोस्त से नहीं मिल पाएंगे। जब भी हम घर गए उससे पहले हमारे दोस्त को अचानक से ज़रूरी काम आ जाता है और वो हमसे मिले बिना ही चले जाते हैं। मैं एक बार उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारी गलती क्या है, क्यों वो हमसे नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन तुझे कैसे पता आज तेरा दोस्त तुझे मिल ही जाएगा? वो तो दादी ने बताया था कि मेरे हर जन्मदिन पर दोस्त घर पर ही रहते हैं और केक काटते हैं। पर अनिका, पर वर कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी यार। प्रियल, तू ना आम खा, पेड़ मत गिन। बस इतना देख, मेन गेट पर चौकीदारी है कि नहीं, बस इशारा कर दियो। तूने पैसे वगैरह तो ले लिए ना बस के किराए के लिए? सुन, मैं भी चलूं तेरे साथ? यार, मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे साथ में। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो वो तेरा दोस्त मुझे चबा जाएगा। अनिका पहली बार यूं अकेले घर जा रही थी। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था क्योंकि इससे पहले तो वो हमेशा कार से ही घर जाती थी, वो भी दादी के साथ। अनिका को थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर अपने दोस्त यानी हर्ष को सरप्राइज देने के एक्साइटमेंट में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। वो अनिका को प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो तुम उसे जरा बुला दो। जी सर। प्रियल, क्या हुआ? कोई बात है क्या? नो सर, अभी बुलाती हूँ। अरे, ये प्रियल भी अभी तक नहीं आई। कहाँ चली गई? चलो एक काम करता हूँ, खुद ही देख लेता हूँ। आखिर ये अनिका गई तो गई कहाँ? प्रियल, मैंने कब से बोला था, तुमने अभी तक अनिका को नहीं बुलाया और ये अनिका भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तुम दोनों तो हमेशा साथ रहती हो। सर, शायद वो लाइब्रेरी में होगी। अब तो गार्ड को शक हो गया और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर प्रियल से पूछता है तो प्रियल उन्हें सारी बातें एक एक करके बता देती है। तो गार्ड
प्रियल को सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाता है। प्रियल प्रिंसिपल को वो सारी बातें बता देती है। प्रिंसिपल प्रियल पर बहुत गुस्सा होते हैं और अनिका के घर फोन लगाते हैं। क्या? हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रियल बेटा। दादी, मैंने बहुत समझाया था पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस अपने दोस्त को सरप्राइज देना था, इसलिए वो अकेले ही निकल गई। हेलो हर्ष, अनिका हॉस्टल में? और मत मिल, मत बात कर, हो गई मन की, अब तो मिल गई शांति। उससे मिलने के लिए वो अकेली ही निकल पड़ी। किस बस से निकली है ये भी तो कुछ नहीं पता। हर्ष, अगर अनिका को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है दादी, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अपनी गाड़ी अनिका के हॉस्टल की ओर दौड़ा देता है। हर्ष के तो जैसे किसी ने प्राण ही खींच लिए हो। उसकी धड़कन और उसकी गाड़ी की स्पीड दोनों 100 की स्पीड में भाग रही थी और शाम भी हो चुकी थी। ऊपर से जोरों की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। हे भगवान, बारिश को भी तो आज ही आना था। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे कौन आया है? देखती हूँ, शायद अनिका होगी। अरे अनिका, तू आ गई बच्चा। सरप्राइज दादी। दादी हरी कहाँ है? आप उन्हें मत बताना, हम खुद ही उनके कमरे में चले जाते हैं। ऐसा कौन करता है? अनिका, तुम बिना बताए ही हॉस्टल से क्यों आई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे दादी, कुछ नहीं होता। आप बताओ हरी कहाँ है? मुझे ना उन्हें सरप्राइज देना है। हर्ष तुम्हें ढूंढने तुम्हारे पीछे गया है। तू बैठ, एक बार मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि तू घर पहुँच गई। खामखा परेशान हो रहा होगा। क्या दादी? हरी को पता है मैं घर आ रही हूँ? हाँ बेटा। हेलो, हाँ दादी, अनिका घर आ गई क्या? मैंने तो हर जगह पता कर लिया, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। अरे बेटा, एक बार सुन तो ले, अनिका घर आ गई। क्या? सच में दादी? सुभाष, 8 साल हो गए लेकिन अनिका का कुछ पता ही नहीं चला है। और अनिका अब 18 साल की भी हो चुकी है और वसीयत के मुताबिक अब सारी प्रॉपर्टी अनिका के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर अनिका का पता नहीं चलता है तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। अब एक ही रास्ता है हमारे पास, हम जितनी जल्दी हो सके अनिका को ढूंढ लाएं। अभी तक सारा बिजनेस सुभाष ही संभाल रहा था। वकील की बातें सुनकर सुभाष भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी बच्ची को ला दो प्रभु। मुझे उसकी प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं है, बस आप किसी भी तरह अनिका को वापस ला दीजिए। कहते कहते सुभाष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुभाष ना जाने कितनी बार रो रो कर अपनी गलती का पश्चाताप प्रकट कर चुका था। उसका एक भी दिन ऐसा नहीं था कि वो अनिका को याद नहीं किया हो। आज इतने सालों में मेरी याद कैसे आ गई? तुम्हारी याद नहीं आई, बस जरा तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी थी।
वरना कहोगे कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छी खबर कविता, सूरज एक बार पश्चिम से निकल सकता है, पर तुम्हारे जैसी औरत कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकती हैं। तुम नागिन हो, नागिन, वो भी जहरीली। अरे तुम्हारी ये रामायण खत्म हो गई हो तो मैं बताऊं? तुम्हारे ही मतलब की खबर। जब इतना बक चुकी हो तो आगे भी बको। अनिका का पता चल गया है। क्या? फिर से बोलो। क्यों? एक बार में तुम्हें हिंदी समझ नहीं आती क्या? कविता, भगवान के लिए बता दो अनिका कहाँ है। हेलो कविता, कविता। लगता है फोन काट दिया। अब आएगा मजा। एक तीर से 4 शिकार करूंगी। हा 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 हा। तभी हर्ष भी घर आ गया। आज हर्ष अनिका से बहुत ज्यादा गुस्सा था। ना तो वो अनिका से बात कर रहा था और ना ही खाना खा रहा था। बस अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। दादी, हरी अब तक भी मुझसे नाराज है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। बेटा, तुम्हारा हरी थोड़ा परेशान है ना, इसलिए वो तुमसे बातें नहीं कर रहा। और बेटा, हर्ष ने तो अपने कमरे में तुम्हारी बहुत सारी फोटो लगाई है और रोज वो फोटो से बातें करता है जब तुम यहाँ नहीं थी, और कई बार तो तुम्हें याद करके गिटार भी बजाता है। बेटा, तुझे नहीं पता, जितना तू हर्ष से प्यार करती है ना, उतना ही हर्ष तुझसे प्यार करता है। तेरे लिए वो बहुत तड़पता है अनिका। हर्ष जी, क्या आप हमसे नाराज हैं? ओहो, हर्ष जी। आज हर्ष को पहली बार लगा कि उसकी मोहब्बत मुकम्मल होती जा रही थी। आज वही हर्ष है, पर आज अनिका वो अब पहले वाली अनिका नहीं थी, जो अबोध बच्ची थी, जो हर्ष को प्यार करती थी। पर उस समय उसके प्रेम के मायने उसके लिए बहुत ही अलग थे। उस समय अनिका का प्रेम एक मासूम बच्चे की तरह था, पर आज अनिका हर्ष को प्रेम करने वाली प्रेमिका बन चुकी थी। हर्ष, लगता है अब इस घर में जल्दी ही शहनाइयां बजने का समय आ रहा है। नहीं दादी, पहले तो अनिका की पढ़ाई पूरी होने दो। जब तक वो अपना मास्टर्स नहीं कर लेती तब तक तो कम से कम नहीं दादी। और दादी, इस बार तो अनिका की पहली रैंक आई है। बड़े बड़े मैगजीन में भी अनिका की फोटो आ रही है। अगर अब हम उस पर शादी का बर्डन डालेंगे तो आगे पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि एक तो अभी वो छोटी है, दूसरा मैं अनिका को एक मजबूत और अपने पैरों पर खड़ी हुई लड़की के रूप में देखना चाहता हूँ। हाँ, तब तक तू बुढ़ा हो जाएगा और मैं स्वर्ग सिधर जाऊंगी। और तेरे बच्चे को कब खिलाऊंगी? अरे तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू आज ही अनिका से शादी कर ले, और पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाएगी। मैं तो इतना चाहती हूँ कि बस इस घर में अनिका अब तेरी दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि इस पूरे घर की बहू के रूप में अधिकार से रहे। बेटा, हर रिश्ते को एक नाम की भी जरूरत होती है। अभी तक अनिका एक बच्ची थी, लेकिन अब वो जवान हो गई है, और अब वो इस घर में अगर सिर्फ दोस्त की हैसियत से रहेगी तो तुम्हारे और उसके रिश्ते पर उंगलियां उठने लगेगी। और बेटा, हम किस किस को समझाते फिरेंगे? हर्ष, मैं तुम दोनों की भलाई के लिए ही ऐसा कह रही हूँ,
और स्पेशली अनिका के लिए। वो मासूम बेमतलब में ही जमाने की उल्टी सीधी बातों का शिकार बनेगी। अच्छा चल, बहुत प्रवचन हो गए, अब तू भी आराम कर और मैं भी जरा अभी सत्संग में होकर आती हूँ। अब तो दादी की वो सारी बातें हर्ष को सोचने पर मजबूर कर दी थी। अभी तो सिर्फ तुमने अपने पहले प्रेम को महसूस करना सीखा है अनिका। अनिका, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी इस मासूमियत को तुमसे कभी जुदा नहीं होने दूंगा। तुम्हारी आने वाली जिंदगी को मैं अपनी मोहब्बत से इतना महका दूंगा कि तुम अपने पिछले सारे गम भूल जाओगी। अरे ओ हर्ष बेटा, पंडित जी आ गए हैं। पंडित आ गए? पर क्यों दादी? अरे बेटा, कल मैं सत्संग गई थी ना, तो मैंने तुम दोनों की शादी के बारे में पंडित जी से अच्छा मुहूर्त पूछा, तो उन्होंने बोला कल वो घर पर आकर ही सब कुछ बता देंगे। पर दादी, इस बारे में अनिका को पता है? हाँ बेटा, अनिका को तो मैं कल ही बता दिया था और शायद वो अब तक तैयार भी हो गई होगी। पर बेटा, तू तो घर पर नहीं था ना, इसलिए तुझे कल बता नहीं पाई। माँ जी, सदी शुभ मुहूर्त तो आज से 1 महीने बाद का है। नहीं नहीं पंडित जी, अभी का ही बताओ आप, ये तो बहुत लेट हो जाएगा फिर। तो फिर एक मुहूर्त और है जो 2 दिन बाद है। उसके बाद में कोई मुहूर्त नहीं है 1 महीने तक। यही सही रहेगा। हेलो प्रियल। हेलो। हाँ अनिका। ओहो, आज मैडम को कैसे हमारी याद आ गई। और तू कब आ रही है हॉस्टल? हे भगवान, प्रियल जरा अपनी ट्रेन को आराम दे, हम तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे। पहले जो बताने जा रहे हैं वो तो सुन ले। प्रियल, अब हम सीधे एग्जाम देने ही आएंगे और हमारी शादी है 2 दिन बाद। फिर से एक बार बोलियो। हाँ हाँ, हम शादी कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम से पहले जितने भी असाइनमेंट तैयार करने हैं वो तू मेरा कंप्लीट कर देगी क्या? मैंने इसीलिए तुझे कॉल किया था। ओके, तू टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी। आज से सिंघानिया मेंशन में तो शादी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी थी। अनिका तो बहुत ही खुश थी शादी को लेकर, पर हर्ष थोड़ा टेंशन में था अनिका की पढ़ाई को लेकर। पर दादी के जिद के आगे भला कर भी क्या सकता था। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाला था। तुमने न्यूज़ देखी टीवी पर? विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अपनी अनिका जिंदा है और सही सलामत है। पढ़ाई में भी इतनी तेज, कमाल ही कर दिया, पहली रैंक लाई है। अब वकील साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने अनिका की फोटो देखी। तो आज मैं इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, हम दोनों ही हर्ष सिंघानिया के पास उससे मिलने चलते हैं और मैं अनिका के पैर पकड़कर उससे माफ़ी भी मांग लूँगा और उसकी अमानत उसे सौंप दूंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो सुभाष। और वैसे भी अनिका 18 साल की तो हो गई और अब तक तो शादीशुदा भी है, तो वसीयत के मुताबिक हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस उसको सौंप देना चाहिए। हर्ष सर, आपसे कोई 2 लोग मिलना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपसे बहुत अर्जेंट काम है। ठीक है, भेज दो, पर उनकी अच्छे से तलाशी जरूर कर लेना। कौन है हर्ष? पता नहीं दादी, पर कह रहे हैं कि जरूरी काम है।
अनिका, अपने वकील चाचा से इतनी नाराज हो बेटा? देखिए आप लोग कौन हैं और ये क्या कह रहे हैं, और आप अनिका को कैसे जानते हैं? तब सुभाष और वकील साहब हर्ष को वो सारी बातें बताते हैं। हर्ष को जैसे ही पता चला कि ये अनिका के ताऊ जी हैं तो उसका खून खौल उठा। उसे अनिका की कही हुई वो सारी बातें याद आ गई जो अनिका ने आज से वर्षों पहले बताई थी कि उसके ताऊ ताई ने ही उसके मम्मी पापा को मारा था। अनिका, तुम अंदर जाओ। अनिका बिटिया, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। दूर हो जाइए हमसे। अब आपका ये कौन सा नया नाटक है? और खबरदार जो आप उसके पास भी फटके। आप जैसे इंसान को तो जेल में होना चाहिए कि जिसने अपने सगे भाई और भाभी का खून करवा दिया। मिस्टर सिंघानिया, आप सही कह रहे हैं। मैं तो बस अनिका के मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी अमानत उसे सौंपकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। हाँ, ये सही है कि अपने भैया और भाभी की तरक्की से मुझे जलन होती थी और मैं कैसे भी करके उनकी दौलत हड़पना चाहता था। पर यकीन कीजिए, मैंने उन्हें मरवाया नहीं है। हाँ, ये प्लानिंग मेरी नहीं थी अपने भैया को मरवाने की। ये प्लानिंग तो मेरी पत्नी और मेरे साले की थी, जो मुझे बाद में पता चला। मैं तो बस उनकी दौलत और बिजनेस को हड़पना चाहता था, पर उन्हें मारना नहीं चाहता था। हो सके तो अनिका बेटा, अपने इस अभागे ताऊ को माफ कर देना। और मिस्टर सिंघानिया, मेरी पत्नी ममता और उसका भाई गगन अब शांत नहीं बैठेंगे। अब वो अनिका को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। सो प्लीज आप अनिका का ध्यान जरूर रखिएगा। पर अभी मेरा तो उन दोनों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ताऊ जी प्लीज आंखें खोलिए। तब तक तो अनिका के ताऊजी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसकी वजह से सब देखते ही देखते ऐसे ही 6 महीने बीत गए, जहां अनिका हर्ष जैसा हमसफर पाकर अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ देख बहन, मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ, अपने घर चली जा, वरना फिर मेरे को धक्का देकर निकालना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए अब तेरा साथ। पर अब इस हाल में कहाँ जाऊँ? अब तो तुम्हारे जीजा भी नहीं रहे, ना ही मेरा कोई घर है। जो घर था वो भी उस अनिका को दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। तेरी वजह से मैं शादी भी नहीं कर पाया। अभी के अभी चली जा मेरे घर से। दूसरों को बुरे करने वालों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है ना, तो पहले ही कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। जहां अनिका अपनी लाइफ में इतनी खुश थी, वही कविता का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।